हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। जल्दी से आ जाओ सब बच्चे, फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फटाफट से आ जाओ सब लोग। लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास। वी वर समवेयर हियर। ओके। यस, गुड आफ्टरनून हर्षिता, समीर, अंशिका। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। बाकी लोग भी आ जाओ फटाफट से, तो आज की क्लास स्टार्ट करें। ओके। यस, विधि, अशोक, सिद्दीकी। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। ओके। हम्म। क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने? ये क्वेश्चन कर लिए दोनों? कितने थे? दो क्वेश्चन थे? तीन। ओके, तीन क्वेश्चन थे। कर लिए तीनों क्वेश्चन? यस प्रतिभा, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। कर लिए? ओके। किसी को डाउट? कर लिया? ओके। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? 20 kg ब्लॉक इनिशियली रेस्ट रेफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू सेट द मोशन इन द ब्लॉक, ब्लॉक इन द मोशन। तो 75 न्यूटन का फोर्स चाहिए और आफ्टर मोशन स्टार्टेड 60 का चाहिए। तो यानी यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया होगा, तो वैल्यू कम हो गई है ना। पहले 75 चाहिए था आपको, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, और 60 आपका जो है काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा है इन्होंने। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो पहले वाले केस से आएगा, 75 वाले केस से। तो 75 इक्वल टू म्यू जी, म्यू एम जी कर लोगे, है ना। 75 इक्वल टू म्यू नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, तो म्यू आपका आएगा यहाँ से 75 बाई एम जी। तो 75 बाय एम जी, एम जी कितना हो जाएगा? 20 × 10। तो यहाँ से वैल्यू जो आ रही होगी आपकी 0.75/2, यानी कि 0.375, 0.38 आ रही होगी, है ना। कर लिए सबने? ओके। शिवानी, गुड आफ्टरनून। रैनी, वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। ओके, तो वैल्यू हमारी ये आ रही है 0.375, राइट। 0.375 ए आंसर, यानी 0.38। ओके। आई होप ये तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को इसमें, ये क्लियर है सबको, राइट। जिसको नहीं होगा बता देना भाई, नहीं होगा तो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, बॉडी वेज 64 न्यूटन इज पुश्ड विद जस्ट एनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मूविंग अक्रॉस अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, सेम फोर्स कंटिन्यू टू एक्ट आफ्टरवर्ड। आफ्टरवर्ड भी इतना फोर्स एक्ट कर रहा है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन आपको दिए हैं 0.6, 0.4, 0.6 एंड 0.4 दिए हुए, राइट। 0.6 एंड 0.4 दिए हुए हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कितना होगा ये आपको निकालना था। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन पहले काम करेगा जब बॉडी चलने लगेगी, है ना। जब रुकी रुकी रहेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, और जब चलने लगेगी तो डायनेमिक फ्रिक्शन। तो आपका जो डायनेमिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 0.4 इंटू एम जी आएगी, और स्टैटिक फ्रिक्शन की 0.6 इंटू एम जी आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका एम जी का वैल्यू आ जाएगा। पहले केस से उसने बोला है कि 64 न्यूटन फोर्स चाहिए आपको। सॉरी, वेट आपको दिया हुआ है, फिर तो आसान है आपके लिए, वेट भी दिया हुआ है आपको। तो फिर तो आप दोनों फ्रिक्शन निकाल लोगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा, फिर तो इशू ही नहीं है कोई, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। वेरी गुड आफ्टरनून गुंजन। तो ये क्वेश्चन भी कर लिया होगा सबने। किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट इसमें, इस क्वेश्चन में? नो? कर लेंगे इसमें, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे और डायनेमिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। और आप, वो क्या बोल रहा है, जब बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा डायनेमिक, लेकिन फोर्स उतना ही लग रहा है, तो फोर्स लिमिटिंग के बराबर ही लग रहा है, तो उतना फोर्स लगा के वी कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। ओके, राइट। तो आई होप सब बच्चे कर लेंगे इसे, आई होप सब लोग कर लेंगे, राइट। डाउट है तो बता देना यार। थर्ड क्वेश्चन वाज दिस, दिस वाज थर्ड क्वेश्चन।
marble block of mass 2 kg lying on the ice when given a velocity of 6 meter per second is stopped by friction in 10 सेकेंड। आइस में रखा हुआ है ब्लॉक 2 kg आइस का, इसको जब 6 मीटर की वेलोसिटी दी गई तो 10 सेकंड में रुक गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ। तो यार यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी दी हुई है आपको, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल जीरो हो जाएगी, टाइम दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स भी आ जाएगा। ठीक है, आपको फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ से मिल जाएगा। फिर फ्रिक्शन फोर्स को हम इक्वेट कर देंगे म्यू इंटू एम जी से, तो वहां से आपकी म्यू की वैल्यू भी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू भी आ जाएगी। वेरी गुड आफ्टरनून श्लोक एंड प्रशांत, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, तो आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। ऑल हैव डन दिस क्वेश्चन, ऑल हैव डन दिस क्वेश्चन। सबसे पूछ रहा हूँ जो लाइव अभी हैं और जो बाद में होंगे शाम को, उनसे ही पूछ रहा हूँ। आधे बच्चे, आधे क्या, मेरे को लग रहा है कि 1/3 ऑफ द स्टूडेंट आर लाइव ऑन दिस इवनिंग, इन द इवनिंग टाइम। मैंने बाद में देखते हैं वीडियो। ओके, क्लास में आ जाया करो भाई, कभी क्लास में भी आ जाया करो कभी कभार। चलो, वेरी गुड आफ्टरनून शाबा एंड विवेक, वेरी गुड आफ्टरनून। तो दीज वर द 3 क्वेश्चन। हाँ, 18-20%, 22-30%, सबका अपना हुआ है, मर्जी है, सब मर्जी के मालिक हैं, है ना, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब मर्जी पढ़े, है ना। अगले साल से एक और प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर लॉन्च करेंगे, है ना। तो रिकॉर्डेड, तो जिसको जब पढ़ना हो पढ़ो अपने आराम से, उसमें रिकॉर्डेड पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना गलत है वो, पर अगर वही पढ़ना तो रिकॉर्डेड लेक्चर वाला प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। लाइव क्लास की जरूरत क्या है फिर तो, है ना। मैंने आपको पहले बताया था लाइव क्लास का फायदा क्या है, आपका माइंड जो है ना तेज भागेगा, जब टाइम पे करने की कोशिश करोगे ना। रिकॉर्डेड तो आराम से कर लेंगे, रिकॉर्डेड पढ़ोगे तो क्या है, रोक लो क्वेश्चन को, पॉज कर लो, जितना मर्जी 10 मिनट लगाओ, उस पर 15 मिनट लगाओ, 4 किताबें पढ़ो, दोस्त को फोन कर लो, है ना। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन टाइम पे करना होता है, मैं 1 मिनट में 2 मिनट में, तो यहाँ पे आपकी स्पीड बनेगी। तो जो लोग लाइव कर रहे हैं उनको फायदा होगा ये। ठीक है, अभी मत मानो, अगले साल मानोगे फिर मेरी बात, जब नीट हो जाएगा तब अगले मैंने मई के बाद बोलोगे हाँ सर सही बोल रहे थे। फायदा है उसका, अपना फायदा है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते क्लास तो कभी कभार ठीक है, बट रेगुलर हैबिट मत बनाओ यार ऐसी, है ना। चलो एनीवे, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रिकॉर्डिंग में फील नहीं आती, हाँ कुछ बच्चों को आती है, लेकिन कुछ बच्चों को आती होगी उन बच्चों को आती होगी रिकॉर्डेड में। लेजी लगता है रिकॉर्डेड में, हाँ वही होता है ना, क्योंकि बच्चों से डिस्कशन चलता रहता है तो फिर आपको लेजी लगेगा, कई सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, कई सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो इसलिए क्लास में लाइव रहो, साथ साथ क्वेश्चन भी करते रहो। चलो आगे चलते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, शिवानी भी कह रही है अच्छा लेजी लगता है वीडियो में। ओके ओके, देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जब ए बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम है किसी बॉडी का, इस पे mg फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रही है अपवर्ड। ठीक है, और इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, मान लो आपने कोई फोर्स लगाया होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स, मान लो आपने ऐसे फोर्स लगाया होगा तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे अपोजिट काम कर रहा है इधर को F। ठीक है, तो यहाँ पे 4 फोर्सेस हो गए, एक तो फ्रिक्शन फोर्स, एक आपका फोर्स, और वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, और एक mg, 4 फोर्स हो गए। ठीक है, 4 में से जो mg है वो तो ग्राउंड अर्थ लगा रही है ना, ग्राउंड में नहीं बोलूंगा मैं, अर्थ बोलूंगा, अर्थ लगा रही है। ठीक है, ग्राउंड तो सरफेस हो गया, अर्थ लगा रही है, F फोर्स आप लगा रहे हो। अब जो बाकी 2 फोर्स बचे हैं, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इज अप्लाइड बाय सरफेस, ये सरफेस का फोर्स है, सरफेस का फिनोमिना है। ऐसे जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी क्या है, सरफेस लगा रहा है। तो ये 2 फोर्स जो हैं, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, आर अप्लाइड बाय सरफेस। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट बनाऊं, नॉर्मल का और फ्रिक्शन का, तो वो कुछ ऐसा बनेगा इन दोनों के बीच में, नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच में रिजल्टेंट बनेगा। ठीक है, ओके। अब यहां पे क्या है कि नॉर्मल फोर्स तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, तो आप इसे जब आगे मूव करोगे तो नॉर्मल फोर्स तो कांस्टेंट ही है। फ्रिक्शन फोर्स आपका वेरी करेगा एज पर द अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स वेरी करेगा एज पर द अप्लाइड फोर्स। मतलब अगर आप F ज्यादा लगाओगे तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। आपने देखा ना कल फ्रिक्शन की वैल्यू जो है 0 से लेके
एक मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी करती है। तो अगर आप एफ लगाओगे उस पर, तो फ्रिक्शन जैसे जैसे आप एफ बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। तो ये वाला फोर्स आपका बढ़ता जाएगा एक वैल्यू तक, जीरो से लेके कुछ वैल्यू तक। मान लो आपका फोर्स जीरो होता तो फ्रिक्शन जीरो होता, फ्रिक्शन जीरो होता तो नेट रिजल्टेंट किधर को आता, ऊपर आता, यहाँ पे आता रिजल्टेंट। एन और एफ का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पे आता, क्योंकि एफ तो है ही नहीं। फिर आपने फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन लगना शुरू होगा, तो थोड़ा सा फ्रिक्शन आ जाएगा, तो रिजल्टेंट यहाँ कहीं आ जाएगा। अब आपने और फोर्स लगाया, फ्रिक्शन और बढ़ गया, तो रिजल्टेंट और ज़्यादा इधर को आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो जितना आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे उतना ये रिजल्टेंट इधर को होता जाएगा, यानी इसका एंगल ये फाई है, ये बढ़ता जाएगा। फाई किससे एंगल लिया हमने, नॉर्मल का एंगल विद द रिजल्टेंट फोर्स। तो फाई आपका बढ़ता जाएगा जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा फाई का वैल्यू बढ़ता जाएगा एक लिमिट तक। उसके बाद क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा नहीं, फिर तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है फिर। तो ये एक फाई पे आके रुक जाएगा। तो आपका जो फाई है इट कैन वेरी फ्रॉम जीरो टू अ वैल्यू, इट कैन वेरी फ्रॉम अ जीरो टू अ वैल्यू, जीरो टू अ वैल्यू। तो ये जो फाई है आपका, इसको हम बोलते हैं, फाई क्या है हमारा, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट फोर्स बाय द सरफेस। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। इन दोनों का रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ, विद नॉर्मल रिएक्शन एन, इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तो फ्रिक्शन आपका पैरेलल है सरफेस के, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर है, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा, तो वहां से जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, फ्रिक्शन के साथ नहीं, नॉर्मल के साथ, उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर आप निकालोगे, अगर ब्लॉक आपका रुका हुआ है, अगर ब्लॉक आपका रुका हुआ है तो क्या होगा, अगर ब्लॉक रुका हुआ है, मान लो ये नॉर्मल रिएक्शन होगी, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये रिजल्टेंट है। अगर ब्लॉक रुका हुआ है तो आपका फ्रिक्शन फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू एफ, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स विल बी एफ। तो उस केस में फ्रिक्शन को एफ के बराबर ले सकते हैं। अगर ब्लॉक मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा उस केस में। और अगर ब्लॉक जो है अबाउट टू मूव है तो फिर हम म्यू स्टैटिक इंटू एन कर लेंगे, है ना, म्यू स्टैटिक इंटू एन कर लेंगे। तो हम एफ की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, या तो एफ के बराबर होगी, और अगर आप एफ ज्यादा करोगे तो म्यू स्टैटिक इंटू एन हो जाएगा, और ज्यादा करोगे तो ब्लॉक जो है चलने लगेगा, तो ये म्यू काइनेटिक इंटू एन हो जाएगा, म्यू काइनेटिक इंटू एन, ठीक है। तो अगर म्यू काइनेटिक इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ पे, आर और एफ, यहाँ पे जो आर है और जो एन है उसके बीच का एंगल फाई है, यानी आर इन दोनों का रिजल्टेंट था एक्चुअली। तो वी कैन राइट कि आर कॉस फाई जो है एन है, और यू कैन राइट कि आर साइन फाई जो है वो फ्रिक्शन के बराबर है। भाई फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन से मिलके ही तो आर बना। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई एन और एफ का रिजल्टेंट आर है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आर के कंपोनेंट एफ और एन है, एक ही बात है, एक ही बात है ना, आर के कंपोनेंट एफ और एन बोल सकते हो। तो मैंने कंपोनेंट बोल दिया, तो आर के कंपोनेंट क्या बनेंगे, आर कॉस फाई और आर साइन फाई। आर कॉस फाई जो है एन के बराबर होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, आर साइन फाई हॉरिजॉन्टल होगा फ्रिक्शन के बराबर। अब ये दोनों जो इक्वेशन आ रही है इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो आपका क्या आएगा, यहाँ से अगर मैं डिवाइड कर दूं इसे क्या आएगा, यू विल गेट टेन फाई इक्वल टू क्या आएगा, फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब फ्रिक्शन जो होगा आपका वो कुछ भी हो सकता है, वो एफ के बराबर हो सकता है, म्यू एस इंटू एन हो सकता है, या म्यू के इंटू एन हो सकता है। तो टेन फाई आपका जो आएगा या तो एफ बाय एन आएगा, या फिर वो आएगा म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एम जी, या एन लिख लो, एन से एन कट जाएगा तो म्यू एस आ जाएगा, या फिर वो आएगा म्यू के इंटू एन डिवाइड बाय एन, है ना, एफ बाय एन है ना, तो म्यू के इंटू एन डिवाइड बाय एन, तो म्यू के। तो जो टेन फाई की वैल्यू आएगी, टेन फाई है ये, टेन फाई की जो वैल्यू आएगी या तो एफ बाय एन आएगी, या वो म्यू एस आएगी, या म्यू के आएगी, ठीक है। तो कई बार ऐसा कॉम्पिटिशन में पूछ लेता है कि टेन फाई जो है वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू के, दैट इज इक्वल टू म्यू के और म्यू एस, या इन जनरल वी कैन से म्यू, है ना। जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो म्यू के बराबर होता है। तो पेपर में ये भी हो सकता है कई बार कि वो आपको म्यू की वैल्यू ना दे, वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे दे और आपसे क्वेश्चन पूछ ले
तो म्यू निकालने के लिए आप फिर tan phi निकालोगे, वहां से आपका म्यू आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? यहां तक क्लियर हुआ सबको? यहां तक क्लियर हुआ? टेस्ट में क्या आएगा लिख दो यार, क्लियर हो गया तो। टेस्ट में क्या आएगा? फ्रिक्शन आएगा नहीं आएगा? आएगा, जितना पढ़ लिया उतना आएगा ही, जितना पढ़ लिया उतना तो फ्रिक्शन आएगा ही आएगा। आई मैंने टेस्ट बनाया नहीं है वैसे, आज बना दूंगा, तो आज जितना कंप्लीट हो जाएगा फ्रिक्शन में, दैट ऑल विल कम। क्लियर? ओके गुड। यशा, अंशिका, साक्षी, समीर, श्रवण, रैनी, विधि, विवेक। एनएलएम तो आएगा ही आएगा भाई, एनएलएम भी आएगा, एनएलएम भी तो आएगा भी, एनएलएम तो आएगा ही आएगा। फ्रिक्शन जितना कंप्लीट हो गया उतना आएगा। अच्छा, हर्षिता, गुंजन क्लियर? ओके चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। अ बॉडी ऑफ मास m kept on a horizontal surface, coefficient of friction mu. शिवानी क्लियर? साबा ओके गुड। rough horizontal plane, coefficient of friction mu. Person is trying to pull the body by applying a force, but the body is not moving. So force by the surface on the body is F, where F is equal to, F कितना हो सकता है? क्या बात है, F कितना हो सकता है भाई? म्यू एम जी हो सकता है, एम जी हो सकता है, या सी हो सकता है, या डी हो सकता है। जो फोर्स है, फोर्स क्या है? ये अप्लाइड बाय द सरफेस, अप्लाइड बाय द सरफेस। सरफेस जो फोर्स बॉडी पे लगाएगा वो कितना हो सकता है? सरफेस जो लगाएगा, सरफेस दो फोर्स लगाता है, एक एन लगाता है और एक फ्रिक्शन लगाता है, तो ये फोर्स कितना हो सकता है ना? इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो सकता है? मतलब रिजल्टेंट पूछ रहा होगा ये, बताओ कितना हो सकता है इनका रिजल्टेंट, कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? एन तो कांस्टेंट ही होगा, एम जी के बराबर मान लो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो एम जी के बराबर एन होगा। फ्रिक्शन जो होगा वो आपको देखना है कि फ्रिक्शन कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा फिर वहीं तक वेरी करेगा। इसका जो रिजल्टेंट है वो जहां तक फ्रिक्शन वेरी करेगा उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ये रिजल्टेंट तो ये आएगा इनका। अब इसमें ये चेंज हो सकता है आपका, है ना? एफ जो है इट कैन चेंज, एफ कैन चेंज फ्रॉम 0 टू 0 भी हो सकता है फ्रिक्शन अगर आप फोर्स ना लगाओ। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? म्यू एम जी। तो आर कहां से कहां तक वेरी करेगा? आर कहां से कहां तक वेरी करेगा फिर? गुड। बाकी लोग लिख दो, फटाफट लिख दो, फटाफट से। स्पीड नहीं थमनी चाहिए यार, फटाफट करो फटाफट। मैंने भी तो बोला क्लास में फायदा क्या है? स्पीड, जितना जल्दी कर सकते हो मैंने 1 मिनट में। केवल आंसर निकालने के लिए नहीं, समझ के करना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल आंसर नहीं निकालना केवल, लेकिन स्पीड से ट्राई करो, है ना? शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, दिमाग में थोड़ा दर्द होगा शुरू में, लेकिन धीरे धीरे दिमाग को आदत पड़ जाएगी। फायदा ये होगा, धीरे धीरे दिमाग को आदत पड़ जाएगी तो पेपर में दिमाग भागेगा फिर। तो एवरीबडी इज सेइंग सी, आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर। फ्रिक्शन फोर्स ये वेरी करेगा, एन आपका एम जी के बराबर होगा, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर, तो वो जो है एम जी से लेके और एम जी रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर तक वेरी करेगा। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल, दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल। ये आंसर हो सकता है, यही होगा, है ना? ये तो वैसे भी नहीं हो सकता यार, क्योंकि mg से छोटा फ्रिक्शन और इससे छोटा ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो वैल्यू mg से बड़ी आएगी वैसे भी, तो वैसे ही गलत है आंसर, है ना? और वैसे भी हमारा कॉन्सेप्चुअली जा रहा है, आंसर इज सी। ओके, दिमाग भागना जाए बस। भागेगा क्यों यार? बांध के रखो ना, दिमाग को बांध के रखो, भागेगा कैसे? इंटरनल फोर्स लगनी चाहिए ना दिमाग में, एक्सटर्नल फोर्स मत लगाना, इंटरनल लगाना, तो भागेगा नहीं। ठीक है, अगर फिजिक्स की भाषा में बोलूं, अप्लाई ओनली इंटरनल फोर्सेज इन द माइंड। इंटरनल फोर्स कैसे लगाओगे? जब काम कराओगे दिमाग से इंटरनल वर्क, तो इंटरनल फोर्स लगेंगे, तो दिमाग भागेगा नहीं। ठीक है, पेपर में भागेगा। ओके चलो, ओके चलो, सी आ गया सबका? कोई डाउट तो नहीं किसी को ना? चलो
मोशन ऑफ द बॉडी, दोबारा आ गया मोशन ऑफ द बॉडी, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना हमने अभी इंक्लाइंड प्लेन पे। तो जब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट टाइम पे जो पढ़ा था, वहां पे जो है फ्रिक्शन नहीं था, है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया अब। तो वहां पे केवल क्या था, एम जी साइन थीटा फोर्स काम कर रहा था, एम जी को आपने ब्रेक किया था ना, एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा में, और एक नॉर्मल रिएक्शन, ये दो फोर्स थे, एन और एम जी, इनका कंपोनेंट फिर आपने ब्रेक किए थे, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन और आ जाएगा, तो फ्रिक्शन विल एक्ट हेयर, फ्रिक्शन विल एक्ट हेयर। तो अब जो आपका फोर्स है, पहले जो एक्सेलरेशन आपका हो रहा था वो किसके कारण हो रहा था, प्लेन में, प्लेन के डाउन जो एक्सेलरेशन था वो एम जी साइन थीटा के कारण था। तो कितना आ रहा था एक्सेलरेशन, एम जी साइन थीटा बाय एम, यानी जी साइन थीटा आ रहा था। लेकिन अब क्या हो गया, फ्रिक्शन भी आ गया, तो फोर्स अपवर्ड भी लगेगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, माइनस फ्रिक्शन फोर्स। और एक्सेलरेशन अगर निकालना होगा तो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन डिवाइड बाय मास, है ना, एफ इक्वल टू एम में होता है, तो ए निकालोगे तो फोर्स बाय मास करोगे, फोर्स कितना लोगे, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बाय मास, ठीक है। तो वहां से हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान ये रखना कि बॉडी अगर मूव कर रही है, बॉडी अगर मूव कर रही है तो यू विल राइट एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बाय एम, अगर मूव ही नहीं कर रही तो जीरो हो जाएगा, है ना। अब आपको वैसे कैसी बातें कर रहे हो, मूव नहीं करी, पता वो तो देख लेंगे हम लोग, कई बार पता नहीं चलता मूव कर रही है कि नहीं कर रही, है ना। वो बोलेगा कि इंक्लाइन का एंगल इतना है, वो इतना है, फ्रिक्शन फोर्स की म्यू की वैल्यू इतनी है, तो आपको निकालना पड़ेगा मूव कर रही है कि नहीं कर रही। बॉडी मूव कब करेगी, अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स, मान लो अपने बॉडी को रख दिया और फ्रिक्शन फोर्स जो है एम जी साइन थीटा से ज्यादा है, तो ये मूव ही नहीं करने देगा बॉडी को, उस केस में बॉडी विल नॉट मूव, उस केस में बॉडी विल नॉट मूव, बॉडी विल नॉट मूव, ठीक, बॉडी विल नॉट मूव, राइट, उस केस में बॉडी मूव नहीं करेगी आपकी। तो उस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही तो फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, एम जी साइन थीटा के, ठीक है। इफ ए इज जीरो तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू हो जाएगा एम जी साइन थीटा, है ना। बच्चे क्या करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन तो भाई मैक्सिमम वैल्यू है, वो तो मैक्सिमम है, यहाँ पे म्यू एन तो तब होगा जब बॉडी चलेगी, अभी तो बॉडी रुकी हुई है, फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टिंग है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी रिक्वायर्ड है। तो कितनी रिक्वायर्ड है, फ्रिक्शन की वैल्यू जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे एम जी साइन थीटा रिक्वायर्ड है, एम जी साइन थीटा रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे एम जी साइन थीटा होगी, राइट। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सब लोग बताओ लिख के, अगर मैं पूछता व्हाट इज द नेट फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक, क्या आएगा आंसर, व्हाट इज द नेट फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक, क्या आएगा आंसर, अप्लाइड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक, प्लेन जो है ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा है, क्या आंसर आएगा। यस, कल डाउट क्लास है, बिल्कुल है, डाउट क्लास तो होगी। व्हाट इज द नेट फोर्स अप्लाइड बाय द, एन नहीं, मैंने एम जी की टर्म में क्या आएगा, एन कैसे आएगा प्रशांत, एन नहीं आएगा भाई, सरफेस तो आपका फ्रिक्शन फोर्स सरफेस लगा रहा है, जो फ्रिक्शन है वो भी सरफेस लगा रहा है, एन भी सरफेस लगा रहा है ना, एन थोड़ी आएगा आंसर, एन तो वैसे भी नहीं आएगा आंसर, एन कैन नॉट बी द आंसर। व्हाट इज द आंसर, फ्रिक्शन जो सरफेस ही लगाता है, वो कौन लगाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स है ना फ्रिक्शन, एम जी कॉस थीटा, नो, सरफेस अप्लाइड बाय द सरफेस, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा होगा, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, लेकिन सरफेस केवल एन थोड़ी लगा रहा है, सरफेस तो एन भी लगा रहा है और एफ भी लगा रहा है, तो क्या आंसर आएगा, एन भी सरफेस लगा रहा है, एम जी भी सरफेस, एन की वैल्यू आपकी एम जी कॉस थीटा है और फ्रिक्शन की वैल्यू एम जी साइन थीटा है, तो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस, एम जी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, वेक्टर है ये, वेक्टर को कैसे ऐड करोगे, वेक्टर को तो दो वेक्टर है ना, एम जी साइन थीटा इधर को है और एम जी कॉस, सॉरी एन जो है इधर को है, ऐसे है ये, तो इनको ऐड करने के लिए तो वेक्टर का यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो ऐड होंगे नहीं है, तो क्या आंसर आएगा, डायरेक्ट दोनों को ऐड करोगे, परपेंडिकुलर है दोनों, दोनों परपेंडिकुलर है, तो क्या आंसर आएगा, यस यस यस, फाइनल, एम जी फाइनल आएगा,
एन प्लस एम जी कॉस थीटा, लेकिन वेक्टर है ना साबा, एन प्लस एम जी कॉस थीटा वैसे नहीं आ सकता भाई। सरफेस कौन सा फोर्स लगा रहा है, एक तो ये लगा रहा है सरफेस और एक ये लगा रहा है, इन दोनों को ऐड करना है आपको। इन दोनों को वेक्टर की तरह ऐड करोगे, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो कैसे ऐड करते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हो ना, ऐसे हैं आपके वेक्टर। इनको जब ऐड करोगे तो क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा, एम जी आएगा। रूट टू एम जी कैसे आएगा, फ्रिक्शन जो है वो कितना है, एम जी साइन थीटा, और ये कितना है, एम जी कॉस थीटा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या आएगा, बताओ सब लोग, एम जी आएगा नहीं आएगा। जिन लोगों ने गलत कर दिया था, शिवानी सिंह एम जी कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन, एम जी कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन। अब डायरेक्शन देखो आप क्या ले रहे हो, एम जी कॉस थीटा इधर को है, फ्रिक्शन उधर को है, दोनों को ऐड कैसे करोगे वेक्टर को, ये तो वेक्टर लगाओ उनके ऊपर। समझ में आया बाकी लोगों को जिन्होंने गलत लिखा है, अंशिका, साबा, शिवानी, समझ में आया, एम जी आएगा ना, ओके एम जी लिख रहे हो अब, एम जी आएगा राइट। तो फोर्स बाय द सरफेस अगर आपसे पूछता है यहाँ पे, तो दोनों फोर्स कंसीडर करेंगे, एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन, ठीक है। आप कह रहे हो नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा है, ये बोलना गलत है, नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा के बराबर है, ये हम बोल सकते हैं ना, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा थोड़ी है, नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस लगा रहा है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, कंसेप्चुअली गलत है। वैसे आप बोल सकते हो एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली गलत है। ऐसी फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, है ना, फ्रिक्शन फोर्स तो कुछ होगा, तो वो एम जी साइन थीटा के बराबर है, वो आपने निकाला है अभी, ठीक है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट विल बी, प्रशांत ने क्या साइन बनाया है, समझ में नहीं आया भाई, मैं थोड़ा कमजोर हूं, मैंने बताया था आपको थोड़ा कमजोर हूं साइंस में। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा एम जी, ओके। इसको हम दूसरे तरीके से सोच सकते थे, अब देखो दूसरा तरीका सोचो इसका, है ना, दूसरा तरीका सोचो। इस बॉडी पे तीन फोर्स हैं, अगर मैं कॉस्ट कंपोनेंट को छोड़ दूं, इनको तीन फोर्स हैं, एक तो है एम जी, एक है नॉर्मल रिएक्शन, एक है फ्रिक्शन। इनमें से नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों सरफेस के फोर्स हैं, है ना, और एम जी जो है अर्थ लगा रहा है, तीन फोर्स हैं, तीनों के कारण बॉडी रेस्ट में है, तीनों के कारण बॉडी रेस्ट में है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी जीरो, रिजल्टेंट विल बी जीरो। तो कोई भी दो फोर्स का जो सम होगा वो तीसरे के बराबर होगा, किसी भी दो फोर्स का सम तीसरे के बराबर होगा, रिजल्टेंट तभी जीरो होता है ना। तो वेक्टर सम अगर मैं बात करूं, तो तीनों का रिजल्टेंट जो है जीरो तभी होगा, दो का सम तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट होगा, है ना। तो अगर मैं दो फोर्स को हटा दूं जो सरफेस लगा रहा है, एन और एम जी को हटा दूं, एन और फ्रिक्शन को हटा दूं, तो क्या बचा, एम जी बचा केवल, एम जी। तो जो इन दोनों का सम होगा वो किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा ऑब्वियसली, तभी ये जीरो आएगा। तो यानी इन दोनों का जो सम है, जो सरफेस जो फोर्स लगा रहा है वो किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, ठीक है। अगर आप वैसे भी सोचो, तीन फोर्स का इक्विलिब्रियम है, तो जो एक फोर्स एम जी है वो इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट एम जी आना चाहिए था हमारा, वो आ रहा है, ठीक है। कब, जब ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं हो रहा, अगर ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा होता तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होते फोर्स, ठीक है, तब मैं नहीं कह सकता था कि ऐसे होगा, ठीक है। और तब आपका फ्रिक्शन भी जो है एम जी साइन थीटा के बराबर नहीं आता, फ्रिक्शन उससे कम आता, तो ब्लॉक एक्सेलरेट होता। लेकिन अगर एक्सेलरेट नहीं हो रहा, आई कैन से ऑल थ्री आर इक्विलिब्रियम, तो दो का सम तीसरे के बराबर है, तीसरे के बराबर है। सैनिटाइजर, यार मेरा सैनिटाइजर हाँ यहाँ रखा हुआ है 2 दिन से, मैं भूल ही गया ले जाना उसे, थैंक यू, याद दिला दिया। अच्छा आप लोग भी, ओके ओके, चलो। आजकल बड़ा यूज होने लगा है सैनिटाइजर का, ये वाला जो है सिंबल, किस लिए यूज होता है वैसे मेरे को पता नहीं, मैंने उसका वैसे मीनिंग क्या होता है, आई डोंट नो, क्या मीनिंग होता है यार सैनिटाइजर का, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ऐसा कुछ होता है मीनिंग या क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग, आपने याद दिलाया तो सैनिटाइजर यूज भी कर लूँ। बाकी लोगों को क्लियर हुआ ये कि ये एम जी के बराबर क्यों आया, मैं क्यों बोल रहा हूँ एम जी के बराबर,
बाकी लोगों को क्लियर हुआ? नहीं बता रहे मीनिंग? सैनिटाइजर का मीनिंग क्या होता है वैसे इसमें लिखने का? मतलब कुछ मीनिंग होता होगा, बच्चे काफी यूज करते हैं कि मैंने देखा लिखते हुए। डाउट क्लियर हो गए जम्स की तरह, हाँ ऐसा शायद होता है मीनिंग। ओके थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके गुड, ठीक है गुड। तो यहाँ पे यार साथ में रहोगे तो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, चिंता मत करो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, बस साथ में रहना और आलस मत करना, लेजी मत बनना बाकी की तरह, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमें ये समझना था कि कौन से फोर्स सरफेस लगा रहा है, कौन से कॉन्टैक्ट फोर्स हैं और कौन से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। तो एम जी यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था, ठीक है, अर्थ लगा रही थी। ओके सबका क्लियर है, गुड। अब आते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज पे। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? मान लो कोई बॉडी आपने देखा हो किसी प्लेन में रखी हुई है, मान लो ऐसे इंक्लाइन प्लेन में, तो अभी ये स्लिप नहीं कर रही, अभी ये रेस्ट में है। अब अगर आप इस प्लेन का एंगल बढ़ाओ, ये वाला, इसको एंगल ऐसे बनाओ, तो कुछ एंगल पे आने के बाद ये स्लिप करना शुरू कर देगी। क्या करना शुरू कर देगी? स्लिप। तो उसको हम बोलेंगे, जहां पे शुरू करेगी जस्ट, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज अल्फा। इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज अल्फा। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? जिस एंगल पे बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे स्लिप करना शुरू कर देती है। तो यहां पे क्या होगा? आपके नेट फोर्स जो है ब्लॉक पे आ जाएंगे। ये एम जी साइन थीटा है और ये फ्रिक्शन है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा, वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? म्यू टाइम एम जी कॉस थीटा। इस केस में म्यू टाइम एन होती है ना, तो नॉर्मल एक्शन एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू ये हो सकती है। अब यहाँ पे जब स्लिप करने लगेगा तो क्या होगा? एक्चुअली साइन अल्फा लिखेंगे वैसे, है ना, थीटा नहीं है, अल्फा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर स्लिप कर रहा है तो क्या हुआ? ये वाला फोर्स जस्ट जो है इससे बड़ा हो गया, यानी जब तक ये बराबर होंगे तब तक ये स्लिप नहीं करेगा, थोड़ा सा भी बड़ा होगा स्लाइटली तो ये स्लिप करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस एंगल पे लगभग वो स्लिप करना शुरू कर देगा, जबकि एम जी साइन अल्फा इक्वल टू म्यू एम जी कॉस अल्फा के होगा। तो यहां से क्या है मेरा? एम जी तो एम जी कैंसिल, तो यू विल गेट टेन अल्फा इक्वल टू म्यू, टेन अल्फा इक्वल टू म्यू। तो जब आपका एंगल अल्फा जो है टेन इनवर्स म्यू होगा, टेन इनवर्स म्यू होगा, तो ये स्लिप करना शुरू कर देगा, टेन इनवर्स ऑफ द म्यू। तो यहां पे ये हमारा ब्लॉक विल स्टार्ट स्लिपिंग। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। आप देखेंगे पहले भी आपका जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ रहा था वो भी टेन इनवर्स म्यू आ रहा था, और ये भी टेन इनवर्स म्यू आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताया पेपर में कई बार वो एंगल देने की बजाय, सॉरी म्यू देने की बजाय एंगल ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ रिपोज दे देगा, तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो म्यू की वैल्यू, ठीक है। म्यू इक्वल टू टेन अल्फा या टेन थीटा। वहां पे मैं टेन फाइव लिखा था, टेन फाइव या फिर टेन अल्फा इज म्यू। तो दिस इज माई एंगल ऑफ रिपोज। आई होप ये सबको क्लियर होगा, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर एंगल से आपका जो एंगल है वो रिपोज से कम होगा तो बॉडी स्लिप नहीं करेगी, जब बराबर होगा तो लगभग इक्विलिब्रियम में होगी, लेकिन अबाउट टू स्लिप होगी। तो अबाउट टू स्लिप होगी तो उस टाइम में फ्रिक्शन कौन सा काम करेगा? उस टाइम में फ्रिक्शन काम करेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू स्टैटिक इंटू एम जी कॉस थीटा। और अगर उससे बड़ा हो गया तो फिर तो ब्लॉक मूव करेगा और आपका एक्सेलेरेशन जो होगा वो नॉन जीरो हो जाएगा, है ना, एक्सेलेरेशन विल बी नॉन जीरो। तो यहाँ पे नॉन जीरो आना चाहिए, इक्वल टू जीरो लिखा है उन्होंने, नॉन जीरो होगा ये अगर आपका थीटा अल्फा से बड़ा हो गया। अच्छा, इन्होंने थीटा वन थीटा टू को कंपेयर किया है, थीटा टू में तो हाँ जीरो ही होगा, लेकिन अगर थर्ड केस हो गया, थर्ड केस है इसमें, हाँ थर्ड केस में जो है एक्सेलेरेशन आपका आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन करोगे, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा करोगे, तो इतना आपका एक्सेलेरेशन आ जाएगा इस केस में, ठीक है। ठीक है, कब? जब एंगल आपका रिपोज से ज्यादा होगा। तो बॉडी आपकी मूव करना शुरू कब करेगी? जब आप एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा उसको इंक्लाइन करोगे प्लेन को, तभी वो मूव करेगी, ठीक है, तभी वो मूव करेगी, राइट। इसको मिटा देते हैं। आई होप ये क्लियर है सबको, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर, राइट। चलो, अब ये तो यार थ्योरी बढ़ाने वाली बात है। ऊपर अगर उल्टा करोगे, उसे प्रोजेक्ट करोगे तो क्या होगा?
ऊपर को प्रोजेक्ट करोगे अगर इंक्लाइन प्लेन में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर को काम करेगा, देख लेना उसमें क्या होगा, एम जी भी इधर को काम करेगा, एम जी साइन थीटा। तो आपका जो रिटार्डेशन होगा वो इन दोनों का सम आ जाएगा, रिटार्डिंग फोर्स, ये भी रिटार्डिंग फोर्स हो जाएगा, ये भी रिटार्डिंग। पहला केस क्या था आपका, उधर को आ रहा था, उस केस में क्या था, ये रिटार्डिंग था एफ, और एम जी साइन थीटा वाज एक्सिलरेटिंग। क्लियर हो गया, ओके गुड। एम जी साइन थीटा वाज एक्सिलरेटिंग, ये रिटार्डिंग था, लेकिन इस केस में क्या, दोनों रिटार्डिंग हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन, क्योंकि बॉडी इधर को मूव कर रही है तो दोनों सेम डायरेक्शन में काम करेंगे, दोनों रिटार्डिंग हो जाएंगे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आपका रिटार्डिंग फोर्स आ जाएगा। और आपको रिटार्डेशन अगर निकालना है तो मास से डिवाइड कर दो तो वो आ जाएगा, है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपको जो इक्वेशन लगानी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो भी लगानी है लगा सकते हो, राइट। चलो अब आ जाओ सीधा क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस पे आ जाओ। आपने जो इंक्लाइन प्लेन पढ़ा है वहां पे देखो क्वेश्चन आप कर पाते हो, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ब्लॉक इज केप्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लिनेशन लेंथ एल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इज। इसमें हो सकता है इसने ऊपर से प्रोजेक्ट किया होगा तो कह रहा होगा कि नीचे तक जब आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछ रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली, है ना। तो वेलोसिटी बतानी है आपको, जब वो टॉप ऑफ द प्लेन से बिल्कुल नीचे तक आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी होगी। देखो कितना आएगा इसका आंसर, कम ऑन जल्दी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, क्या आंसर आएगा। बी, ओके। kept on the inclined plane, the velocity of the particle at the bottom of the inclined plane। तो जहाँ तक मुझे लगता है क्वेश्चन कंप्लीट तो है नहीं है, तो ये मान लेते हैं कि ये टॉप से छोड़ रहा है और ये बॉटम पे वेलोसिटी पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे एल है ये डिस्टेंस, और आपका एक्सेलेरेशन जो आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा माइनस फ्रिक्शन फोर्स होगा यहाँ पे, तो एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन से एक्सेलेरेशन आ जाएगा, तो एक्सेलेरेशन आपका आएगा एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन डिवाइड बाय मास, फ्रिक्शन आपका आ जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा बाय मास, तो यू विल गेट जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये आपका क्या है, ये आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको क्या निकालना है, टाइम, तो टाइम निकाल, सॉरी वेलोसिटी। तो इसमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यूज कर सकते हो, एस पता है आपको, वी आपका निकालना है आपको, यू जीरो है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2a s आ जाएगा, तो 2a इंटू एल आ जाएगा, तो v जो है रूट ऑफ इसका आ जाएगा, तो v जो है रूट ऑफ 2a की वैल्यू ये आ गई आपकी, तो g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा है, तो इसमें इंटू एल का मल्टीप्लाई, तो 2g और l तो कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा विल बी द वैल्यू ऑफ v, राइट। तो यहां से हमारा
बी फॉर बॉम्बे विल बी आवर आंसर, राइट। आई होप सबने निकाल लिया ना, किसको डाउट तो नहीं है अब? ये तो क्लियर था, सिंपल एक्सेलरेशन निकालना था केवल आपको, और एक्सेलरेशन का यूज करके फिर हमें करना था यूज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, राइट। तो आई होप कि ये तो सबको आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे चलें। बी आंसर आ रहा है उसका, ठीक है चलो, बी फॉर बॉम्बे। ओके गुड, साक्षी हर्षिता, ठीक है भैया, आगे चलो फिर वेट क्यों करें, आगे चले। बताओ भाई कितने मजदूर चाहिए। मजदूर वाला क्वेश्चन आ गया, है ना, मजदूर वाला क्वेश्चन आ गया, बताओ कितने मजदूर चाहिए। 5 मजदूर चाहिए। अच्छा, 200 किलो का है ये, है ना, और एंगल 45 डिग्री है। एक मजदूर जो है 500 न्यूटन फोर्स लगा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो फोर्स होंगे, फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे काम करेगा और एम जी साइन थीटा भी नीचे काम कर रहा होगा, उसको बैलेंस करना है आपको, है ना। निखिल 5, श्रवण 5, PM 5, सिद्दीकी शिवानी 5। ओके गुड, बाकी लोग। पांच मजदूर से हो जाए, चल रहा है काम सबका। 5 मजदूरों से काम चल रहा है सबका। देखो फटाफट क्या आंसर आ रहा है, बाकी लोगों का 5 आ रहा है, ये ज्यादा कम आ रहा है। 5 से काम हो जाएगा, मेरा तो 15 से भी नहीं चल पा रहा। अच्छा, 200 है यहाँ पे एम जी साइन थीटा, तो 200 एम जी साइन थीटा हो गया 1/√2, इतना फोर्स तो नीचे काम करेगा ये, और प्लस फ्रिक्शन फोर्स भी करेगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू एम जी कॉस थीटा। म्यू आपका है पॉइंट 5 इंटू एम जी कॉस थीटा, एम जी आपका 200 इंटू 10 है, कॉस थीटा भी 1/√2 हो जाएगा सेम। तो नेट फोर्स आपको दोनों का ऐड करोगे अगर, तो 1.5 इंटू 200 इंटू 10 इंटू √2 ये आ गया। आप देख लो कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, √2 से ऊपर नीचे कर लो, तो 2 से √2 से ऊपर नीचे करोगे तो ये 2 से कट जाएगा 100, 1000 इंटू 1.5, 1500 √2, इतना फोर्स चाहिए। और एक आदमी 500 लगा सकता है, तो नंबर ऑफ मैन जो आपको रिक्वायर्ड है वो हो जाएंगे 1500 √2 डिवाइड बाय 500, तो ये आ गया 3√2, 3√2 यानी 3 इंटू 1.4, 1, 3, 12, 3 और 1 4, 4.23 आ रहा है। तो 4.23, तो 4 मजदूर चाहिए, 4.23 चाहिए आपको, है ना, 4 से ज़्यादा चाहिए तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। चाइल्ड लेबर तो अलाउड नहीं है ना, चाइल्ड लेबर वैसे तो अलाउड नहीं है,
तो एक बच्चा चाहिए आपको मजदूर में, लेकिन चाइल्ड लेबर इज लीगली नॉट अलाउड। तो 5 इज द आंसर। ओके, अदरवाइज 4.5 अगर आधा मजदूर अलाउड होता। चलो 4.5 या 5, ठीक है। चले आगे। ओके गुड, सबका आ गया ना आंसर? ठीक है, सबको समझ में आ गया, कोई गड़बड़ तो नहीं है? समझ में आ गया सबको, राइट? चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये कीड़ा कहाँ भाग रहा है ऊपर? ये कीड़ा कहाँ से आ गया, देखना जरा। आ गया, ओके। ये देखो, ये कीड़ा कैसे भाग रहा है। इट क्राउल अप अ हेमिस्फेरिकल सरफेस वेरी स्लो, सी द फिगर। कीड़ा नहीं बनाया था ना फिगर में, मैं बनाता हूँ कीड़ा। यहाँ पे कीड़ा है, स्पाइडर टाइप का कीड़ा, काला होता है कीड़ा तो, काला पेन। यहाँ पे ये कीड़ा है कोई। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द सरफेस इज 1/3.33 है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इफ लाइन joining the center of the hemisphere spherical surface to the insect make an angle अल्फा। तो मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की कितनी हो सकती है, यानी वो कहाँ तक चढ़ सकता है, फिर वो फिसल जाएगा। सरफेस आपका ज़्यादा वर्टिकल होगा तो फिसल जाएगा, तो कहाँ तक चढ़ सकता है? क्या आ रहा है? कॉट अल्फा इक्वल टू 3, कॉट अल्फा इक्वल टू 3। ओके, बाकी लोग देखो क्या आ रहा है। ये भी लगभग एंगल ऑफ रिपोज की तरह हो जाएगा, है ना? एंगल ऑफ रिपोज की तरह मान लो, या फिर कंपोनेंट ब्रेक कर लो, एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन। तो जहाँ तक फ्रिक्शन इसे एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर सकता है वहाँ तक वो चढ़ सकता है, उसके बाद नहीं चढ़ेगा, फिर उसके बाद वो स्लिप कर जाएगा। कॉट अल्फा 10 का इनवर्स, क्या बात है। सबने किया हुआ था क्वेश्चन पहले, पहले किया हुआ था ये क्वेश्चन? बड़ी जल्दी आंसर बताया, किया हुआ है क्या? ओहो, काला पेन काली स्क्रीन पे कैसे चलेगा? ओके, तो यहाँ पे ये फोर्स एम जी साइन थीटा होगा, और फ्रिक्शन फोर्स विल बी एम जी म्यू एम जी कॉस थीटा। मैं थीटा लिख रहा हूँ, यहाँ पे एंगल अल्फा दे रखा है ना, तो अल्फा की टर्म में थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये आपका एंगल अल्फा है, तो आपको थीटा निकालना है, ठीक है। यहाँ पे जो है ऐसा है ये, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज थीटा, जस्ट अ मिनट, दिस इज थीटा। तभी मेरी इक्वेशन ये बनेगी एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा, है ना, अगर ये थीटा होगा तो। अब ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि रेडियस जो है टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट बनेगी ना इस पे, स्फीयर पे टेंजेंट बनेगा। ये जो फोर्स होगा टेंजेंशियली होगा स्फीयर पे, तो ये परपेंडिकुलर, तो ये प्लस ये 90 होना चाहिए यानी, और ये प्लस ये भी 90 है। उससे तो निकल के ये आ रहा है मेरा कि ये एंगल जो है अल्फा के बराबर आ रहा है, ये एंगल तो अल्फा के बराबर आ रहा है फिर तो, क्योंकि ये प्लस ये 90 और ये प्लस थीटा प्लस ये भी 90 है, तो यानी ये थीटा इक्वल टू अल्फा आ रहा है। थीटा इक्वल टू अल्फा अगर मेरा है तो कंडीशन तो मेरी फिर ये आ जाएगी। कंडीशन क्या आएगी फिर? वो कह रहा है कहाँ तक चढ़ सकता है, तो वहां तक चढ़ सकता है जहाँ तक आपका फ्रिक्शन फोर्स इज मोर देन एम जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स हमारा जो है म्यू एम जी कॉस थीटा हो सकता है मैक्सिमम। जब तक इससे ज़्यादा होगा तब तक चढ़ पाएगा वो। तो म्यू से लेस आ रहा है 10 थीटा, या 10 अल्फा, थीटा नहीं, हाँ थीटा और अल्फा बराबर ही है इस केस में, तो 10 अल्फा। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ बनना चाहिए। आप लोगों का क्या आ रहा है? कॉट अल्फा आ रहा है? कुछ गड़बड़ है क्या दया, कुछ गड़बड़ है क्या? कॉट 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 एम जी साइन थीटा इधर को होगा, क्योंकि मैंने थीटा इसको माना है, तो एम जी साइन थीटा इधर को नॉर्मल एक्शन होगी म्यू एम जी कॉस थीटा,
म्यू एम जी कॉस थीटा, और वो अगर रेस्ट पे है, फ्रिक्शन हमारा एम जी कॉस थीटा को, साइन थीटा को बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन फोर्स हमारा म्यू एम जी कॉस थीटा होना चाहिए, तो म्यू हमारा 10 अल्फा के बराबर होना चाहिए। 10 अल्फा आ रहा है मेरा, तो 10 अल्फा, तो अच्छा 1/3 दे रखी वैल्यू है, तो वहाँ पे कॉट आ जाएगा फिर आपका। ओके, तो कॉट अल्फा 3 आ जाएगा, ठीक है। 1/3 था ना वो, मेरे को लगा म्यू दे रखा है। चलिए फिर तो आ गया आपका। तो सिंपल था ये तो, है ना। तो एंगल पे भी डिपेंड करता है, अगर एंगल उसने हॉरिजॉन्टल से दे देता वहाँ पे अल्फा को, तो हमारा आंसर कुछ और आता। हमारा आंसर क्या आता, फिर कुछ और आता, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये भी हो गया, तो ये भी हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमारा इससे ऊपर नहीं चल सकता, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, फिर एंगल बढ़ता जा रहा है ना इसका। तो एंगल बढ़ता जाएगा तो एंगल ऑफ रिपोज आ जाएगा कहीं पे जाके, यहीं पे एंगल ऑफ, ये आपका एंगल बढ़ता जा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो कहीं पे जाके एंगल ऑफ रिपोज आ जाएगा, तो वहां पे ये स्लिप कर जाएगा नीचे। चलो, ये बताओ, ये बताओ क्या आएगा। Two blocks are sliding down an inclined plane as shown in the figure. Acceleration of the 2 kg block is, acceleration of the 2 kg block is, बताओ क्या होगा। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इज, इसको सोचो क्या आएगा। अभी ही किया है, ओके निखिल, गुड, जल्दी कर लिया, गुड, अभी किया था आपने, अच्छी बात है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें सोचो क्या होगा। 2.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। बाकी लोग, टू पॉइंट सिक्स सिक्स 3.66, इसको सोचो, क्या ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे ब्लॉक, या अलग अलग मूव करेंगे, ये भी देखो। क्या ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे या अलग अलग मूव करेंगे।
वो भी सोचो। और साथ साथ मूव करेंगे तो फिर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा आपस में, अलग अलग मूव करेंगे तो फिर तो इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनेंगी। सोचो सोचो सोचो। अरे मक्खी कहाँ से आ गई। बी आ रहा है 2.66। निकला।
मैंने तो भी किया नहीं, तो देख रहा हूँ क्या हो सकता है ना। इसमें क्वेश्चन यहाँ फंस रहा है, क्वेश्चन यहाँ फंस रहा है ये कि ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे या फिर अलग अलग मूव करेंगे, है ना। तो बताइए आप लोगों ने क्या माना है, दोनों को साथ साथ मूव कर रहे हैं या अलग अलग। और अगर माना है तो उसके लिए मैंने क्या कंडीशन हो सकती है कि दोनों साथ साथ मूव करें या अलग अलग मूव करें, क्या कंडीशन हो सकती है ना। मैंने जो निकाला है यहाँ पे, मैंने अलग मान के निकाला है ये, तो मेरा 3 पॉइंट कितना आएगा, 66 आ रहा है क्या। 5 के 30 का जीरो ऐसे लगा, 3 66 कितना आएगा, ये सही किया मैंने। ऐसे कुछ आएगा, 660 ही आ जाएगा ना वो, 3.66 आ जाएगा मेरे ख्याल से। कितना है, 1.732 है, इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो 3 दूनी 6 आएगा यहाँ पे। 7 दूनी 14 का से लगा, एक 2 दूनी 4 और 1 3 46 में से एक गया तो यहाँ पे पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जो भी आएगा। तो ये मैंने इंडिविजुअल मान के किया है ना। अब आप लोग बताओ कि क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल मूव करेगा या साथ में मूव करेगा, और उसके लिए कंडीशन क्या हो सकती है, इंडिविजुअल मूव कब कर सकता है और साथ में मूव कब कर सकता है, क्या कंडीशन हो सकती है। करेक्ट। अगर 4 kg वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा आया 2 kg वाले से, तो क्या होगा, 4 kg वाला आगे भाग जाएगा, 2 kg वाला पीछे रह जाएगा। तो ये अलग अलग मूव करेंगे उस केस में, अगर 4 का ज्यादा आ गया। ठीक, अगर 4 वाले का नीचे वाले ब्लॉक का ज्यादा आ गया तो नीचे वाला भाग जाएगा। अगर ऊपर वाले का ज्यादा आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर वाले का ज्यादा आएगा तो पुश करेगा 4 वाले को, तो साथ में लेके जाएगा। ऊपर वाला तो भाग नहीं सकता अकेले, है ना। तो ऊपर वाले का अगर ज्यादा आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर आया तब भी प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर वाले का कम नहीं आना चाहिए एक्सेलरेशन, अगर ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कम आ गया, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन अगर कम आ गया तो ऊपर वाला पीछे रह जाएगा, 4 वाला आगे चला जाएगा। तो दोनों की इक्वेशन फिर अलग अलग इंडिपेंडेंट बनेंगी। दोनों की इक्वेशन, दोनों ब्लॉक की इक्वेशन 4 वाले की 2 वाले की अलग अलग बनेंगी। देयर विल बी नो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम, क्योंकि वो अलग अलग मूव कर रहे हैं। ठीक है, राइट। इतनी बात समझ में आई सबको, इतनी बात समझ में आई। अगर 2 वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा, सॉरी, अगर 2 वाले का कम होगा तो अलग अलग मूव करेंगे, 2 वाले का ज्यादा होगा तो साथ में मूव करेंगे। ये बात समझ में आई, इज इट क्लियर, जल्दी बताओ। इतना क्लियर हुआ। 2 वाले का एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा कि वो साथ में मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर हो गया, ओके। तो ये बताओ किसका एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा और क्यों आएगा। एक्सेलरेशन ज्यादा किसका आएगा, एक्सेलरेशन जो आपका आएगा उसमें ये तो एम तो कट ही रहा है आपका, एम पे डिपेंड नहीं है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इन वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्सेलरेशन ज्यादा किसका आएगा, 2 वाले का ज्यादा आएगा जिसका म्यू 0.2 है, या 4 वाले का ज्यादा आएगा जिसका म्यू 0.3 है, किसका ज्यादा आएगा। समझ में आ गया, हाँ बताओ किसका ज्यादा आएगा एक्सेलरेशन फिर, 2 वाले का ज्यादा आएगा या 4 वाले का। एक्सेलरेशन ऐसे निकालोगे दोनों का सेम ऐसे निकालोगे, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा करके निकालोगे। अगर मैं अलग अलग मान लूँ दोनों को, तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा आएगा, एम से एम कट जाएगा तो जी बचेगा साइन थीटा माइनस, ये साइन तो कॉमन होगा दोनों के लिए, साइन सेम होगा कॉस सेम होगा, केवल म्यू का फर्क है बस। तो किसका ज्यादा आएगा। मैंने मैं अगर इंडिपेंडेंट मानूं, मैं ये पूछ रहा हूँ अगर इंडिपेंडेंट मानूं दोनों को तो किसका ज्यादा आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा दोनों साथ में मूव करेंगे तो साथ में मूव करेंगे तो सेम एक्सेलरेशन आएगा, तो ऑब्वियसली आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर वैसे हम देखें इंडिपेंडेंटली, अलग अलग देखें दोनों ब्लॉक को, तो एक्सेलरेशन ज्यादा किसका आ रहा है, 2 वाले का हो सकता है या 4 वाले का। अगर ये अलग अलग होते, केवल एक 2 वाला रखा होता और केवल 4 वाला रखा होता, तो ज्यादा किसका आता, 2 kg वाले का आता। ठीक है, तो अगर 2 kg वाले का ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा तो क्या होगा, दोनों साथ में मूव करेंगे क्योंकि 2 ज्यादा आगे तो भाग नहीं सकता उसको तोड़ के, तो ये दोनों साथ में मूव करेंगे। तो आपको जो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इनकी कंबाइंड इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो दोनों का फ्रिक्शन फोर्स एक साथ ले लो और दोनों का एम जी साइन थीटा भी एक साथ लेके सॉल्व कर लो। ठीक है, दोनों का फ्रिक्शन फोर्स एक साथ ले लो और दोनों का एम जी साइन थीटा जो आएगा वो भी साथ में लेके, अब बताओ आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको, 2 kg वाला, गुड, है ना। 2 kg वाला का ज्यादा फ्रिक्शन एक्सेलरेशन आएगा तो दोनों फिर साथ में मूव करेंगे यानी। तो निकालो फिर, ये तो गलत हो गया फिर आपका जो आपने किया है, तो बताओ फिर क्या आएगा। दोनों को साथ में लेके क्या आंसर आएगा,
2.66 आ रहा है दोनों को साथ में लेके। एम जी साइन थीटा करोगे तो कितना आएगा 60, 6 इंटू 10 करोगे 60/2, 30 न्यूटन का फोर्स नीचे आएगा और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। फ्रिक्शन फोर्स आपका म्यू एम जी कॉस थीटा, दोनों का एम जी ऐड कर लो तो म्यू आपका है एक का 0.3, अच्छा ऐड नहीं करोगे अलग अलग निकालना पड़ेगा। म्यू एम जी कॉस थीटा करोगे तो म्यू जी कॉस थीटा भी आपका 3 × 4 × √3/2, 3 × 4 × √3/2 तो ये आ गया, प्लस इसका है 2 तो ये हो जाएगा 2 × 2 √3/2। 2 से 2 काट लो, 2 से 2 काट लो तो 6√3 और 2√3 यानी कि 6 और 2 8√3 आ रहा है इधर को। 8√3, 30 में से 8√3 घटा दो, डिवाइड बाय 6 कर लो तो ये कितना आ जाएगा 30 में से 8√3 घटा लो, 8√3 मतलब 1.73 × 8 कितना होता है 8 3 24, 8 7 56 और 2 58, 5 8 1 8 और 5 13, 30 में से 13.84 घटाना है तो कितना आएगा 15 16.16 डिवाइड बाय 6, 16.16 डिवाइड बाय 6 यानी 6 दूनी 12 और 40, फिर आएगा 41 आएगा तो 6 6 36, फिर दोबारा कितना आएगा 36 कर दोगे तो 41 था 56 नहीं यार, 6 दूनी 12 4 41 आया, फिर 6 6 36 किया तो 5 बचा, 5 56, 7 54 6 है ना, 7 6 42 7 8 48 7 में 54 ऐसा कुछ आएगा लगभग है ना, 2.69 के आसपास। तो डिपेंड करता है जी की वैल्यू कितनी ली है, 9.8 लोगे तो कम आएगा तो इट विल बी 2.69 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर ये साथ में मूव कर रहे हैं तो 2.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, राइट। तो आंसर ये आएगा। 3 कैसे होगा अप्रोक्सीमेटली भाई, 2.69 को अप्रोक्सीमेटली 3 लिख दोगे, 2.7 लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन देखो ना आप कैसे लिखे हुए हैं, तो 2.669 आ सकता है, ठीक है 66 आ जाएगा 9.8 लोगे तो आपने कई लोगों ने कंबाइंड लेके किया होगा, कईयों ने अलग अलग कर लिया होगा। तो जिन्होंने भी किया है वो ये चीज ध्यान रखें कि यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, उससे हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, उससे हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। मान लो अगर इसने म्यू जो है 0.2 नीचे वाले का दिया होता, अगर ये उल्टे रहते ना म्यू आपके तो आंसर फिर बिल्कुल ही फर्क पड़ जाता, ऐसे हो जाता है ना अगर एक्सचेंज आपस में, तो फिर क्या होता है इस वाले का म्यू ज्यादा हो जाता तो इसका एक्सेलरेशन कम आता है, यहाँ पे इसका ज्यादा आता तो ये अलग अलग भाग जाते हैं, तो फिर आपको अलग अलग करना पड़ता, फिर आपको अलग अलग करना पड़ता। समझ में आया, फ्रिक्शन में बड़े झोल है भाई, फ्रिक्शन में बड़े झोल हैं। आया समझ में ये बात, अगर हमारा म्यू जो है ऐसे वेरी करता तो फिर हमें कुछ और ही करना पड़ जाता। क्लियर। तो टीचर का ये तो फायदा है भाई, किताब में सीधा आप निकाल लोगे आंसर, किताब वाला भी सीधा लिख देगा दिस माइनस दिस, आपको कह रहे बढ़िया हो गया, मेरा भी आंसर आ गया। लेकिन उसमें अंदर क्या घुसा हुआ है ना वो भी तो देखना है हमें। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ट्रिक यहाँ पे घूम जाता ना क्वेश्चन ये, तो फिर आपका अलग ही आंसर आया था बिल्कुल ही, राइट। क्लियर है सबको। तो ये चीजें देखनी है, फ्रिक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, है ना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि फ्रिक्शन जो है बहुत अलग प्राणी है। रिपीट, ओके रिपीट कर देता हूं मैं। देखो मैंने ये बोला जो मेरा एक्सेलेरेशन आ रहा था वो आ रहा था ये एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, इसको सॉल्व करूंगा तो जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये एक्सेलेरेशन मेरा आ रहा था, ठीक है। अब अगर मैं दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कंपेयर करूं तो m तो कट ही गया, m से तो मतलब ही नहीं है मेरे को, मतलब किससे है साइन थीटा, साइन थीटा भी दोनों के लिए सेम ही है, थीटा तो ये एंगल है हमारा, वो दोनों के लिए सेम है, कॉस थीटा सेम है। डिफरेंट क्या है केवल म्यू, म्यू की वैल्यू के फर्क पड़ रहा है कि आपका एक्सेलेरेशन क्या आएगा, जो एक्सेलेरेशन है वो म्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर म्यू ज्यादा होगा तो ये माइनस में ज्यादा हो जाएगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, अगर म्यू ज्यादा होगा तो एक्सेलेरेशन कम हो जाएगा, और अगर म्यू कम होगा तो एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा, है ना, म्यू कम होगा तो एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे म्यू किसका कम था, इसका कम था, तो इसका एक्सेलेरेशन ज्यादा आया, तो ज्यादा आने का मतलब आगे तो भाग नहीं सकता है,
तो क्या करेगा, इसको पुश करेगा 4 वाले को, तो दोनों साथ में भागेंगे फिर, है ना, और दोनों के बीच में नॉर्मल एक्शन काम करेगी, है ना, दोनों के बीच में नॉर्मल एक्शन भी काम करेगी, दोनों साथ में भागते हुए जाएंगे। मैं कह रहा हूं अगर ये उल्टा होता, अगर म्यू इसका 0.3 होता और इसका 0.2 होता, फिर क्या होता, इसका एक्सेलरेशन जो है ज्यादा आ जाता इस वाले का और इसका कम आता, तो ये धीरे धीरे मूव करता है, तेजी से भाग जाता आगे, तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, दोनों नीचे आते थे, क्या होता, सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग। और फिर इनकी इक्वेशन हम बनाते, हमें इक्वेशन भी दोनों की अलग अलग बनानी पड़ती। अभी तो हमने क्या किया, साथ में दोनों की इक्वेशन बना ली, लेकिन दोनों का एक्सप्रेशन सेम मान लिया, लेकिन उस केस में क्या होता, दोनों की इक्वेशन अलग अलग बनती। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे चीज ध्यान रखना कि साथ में है या नहीं है ये, ठीक है, ये आप श्योर होना जरूरी है। कनिका समझ में आया, कनिका समझ में आई बात। यहाँ पे आगे वाले का एक्सेलरेशन अगर ज्यादा आ गया तो क्वेश्चन विल चेंज कंप्लीटली। ओके, यहाँ पे पूछ सकता था आपसे नॉर्मल रिएक्शन, बी आंसर आ रहा है, यहाँ पे पूछ सकता था कि नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ रही है, तो अगर ये पूछता नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ रही है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ रही है दोनों के बीच का, है ना, तो वो आप निकाल सकते हो, ट्राई करना जो लोग निकालना चाहते हैं। लेकिन अगर अलग अलग दोनों भागते तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो, उस केस में जीरो आ जाएगी डायरेक्ट। ओके, चलो अब करते हैं ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम। ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम क्या होती है, यहां से आपको फ्रिक्शन और थोड़ा सा समझ में आएगा। मान लो एक ग्राउंड है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, स्मूथ ग्राउंड मान लो, अभी इसका फ्रिक्शन जीरो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, और यहां पे ये ब्लॉक रखा है, ठीक है, इसका मैं मास कुछ मान लेता हूं, सपोज 4 kg है ये, और ये मान लो 2 kg है, और आपने इस पर फोर्स लगाया F, ठीक है, F लगाया, आई मैं वैल्यू नहीं बोल रहा, F लगाया, ठीक है, इसको ध्यान से देखना सब लोग, है ना, सब लोग बिल्कुल कंसंट्रेट, एक गहरी सांस लो और फिर कंसंट्रेट करो यहाँ पे, इसको देखो ध्यान से समझो क्या हो रहा है, ठीक है। पुराने वाले किसी को डाउट है तो पहले लिख दो, बीच में मत पूछना मुझे फिर। पुराने वाला सबको क्लियर हो गया ना, इसको कंसंट्रेट कर लो फिर। ओके, करें, ओके गुड। ऊपर वाले का कोफिशिएंट अभी देखेंगे, मैं को भी क्वेश्चन नहीं दिया ना मैंने, तो मैंने फोर्स माना है ना, कुछ होगा इसका, देख लेंगे क्या था, करेंगे अभी, क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं, तो समझा रहा हूँ कंसेप्ट क्या है पहले, है ना, फिर क्वेश्चन फिर करेंगे। देखो, जब ये फोर्स इस पे एफ काम करेगा तो ये ब्लॉक आगे मूव करेगा, कौन से वाला, टू वाला, टू वाला आगे मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि उस पर एफ फोर्स लग रहा है, तो टू वाले पे फोर्स एफ लग रहा है तो आगे मूव करने की कोशिश करेगा। जब टू वाला आगे मूव करेगा तो टू वाले पे फ्रिक्शन फोर्स किधर को लगेगा, टू और फोर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो टू वाले फ्रिक्शन फोर्स किधर को लगाएगा, फोर वाला फ्रिक्शन फोर्स इधर को लगाएगा, ठीक है, क्योंकि टू वाला आगे मूव कर रहा है। अब मैं फोर वाले को देखूं तो फोर वाले पे फ्रिक्शन फोर्स इधर को लगेगा, एक्शन रिएक्शन, अगर टू वाले पे इधर को लग रहा है तो उसका रिएक्शन फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगेगा, वो इधर लगेगा, ठीक, ओके। अच्छा, इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, यहां पे म्यू एम जी लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बताओ फ्रिक्शन की इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 2g, नॉर्मल एक्शन यहाँ पे 2g होगा ना, और इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे मान लो ये म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, तो यहाँ इस पे वैल्यू कितनी आएगी, म्यू इंटू क्या लिखूं यहाँ पे, 2g लिखूं या 6g लिखूं, 2g या 6g, सोच लो, 2g या 6g, यहाँ पे जो फ्रिक्शन इस पे लग रहा है, इसके टॉप पे,
जो लोग कह रहे हैं 6G, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा फिर? अगर मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन होता, सपोज को मान लेता हूँ मैं, म्यू 1 है और यहाँ पे 0 नहीं है, म्यू 2 है सपोज, ये मान लो म्यू 2 है, तो फिर मैं क्या लिखता? बॉटम पे क्या लिखता? वहां पे भी 6G लिखता। यहाँ पे क्या लिखूंगा फ्रिक्शन फोर्स उस केस में? μ2 × 6G। और यहाँ पे क्या लिखूंगा? μ1 इंटू क्या, 2G या 6G? ये जो फ्रिक्शन फोर्स है क्या है? μ×n है, नॉर्मल रिएक्शन। कौन सी नॉर्मल रिएक्शन? जो 2 और 4 के बीच में लग रही है टॉप सरफेस पे। टॉप सरफेस पे कितनी नॉर्मल रिएक्शन लगेगी? इस पे इधर को लगेगी, इस पे इधर को लगेगी। इस पे कितनी लगेगी? 2G इधर को, और उसका रिएक्शन क्या होगा? 2G इधर को। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन दोनों के बीच में लग रही है वो 2G लग रही है ना। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ ग्राउंड पे, तो यहाँ पे कितना लग रहा होगा? इस पे 6G, और ग्राउंड पे कितना लग रहा होगा? 6G। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 6G है सरफेस पे, और इस सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 2G है। तो जब मैं यहाँ का फ्रिक्शन लिखूंगा टॉप का, तो मैं यही तो नॉर्मल रिएक्शन लूंगा, तो मैं कितना लूंगा? μ1 × 2G लिखूंगा। जब मैं टॉप की बात करूंगा तो μ1 × 2G, और जब बॉटम की बात करूंगा तो μ2 × 4G। बताओ ये क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुई? 2G आएगा, सबको क्लियर हुआ? 6G नहीं आएगा टॉप पे, क्योंकि इस केस में एक ही ब्लॉक पे दो दो नॉर्मल रिएक्शन है। 4 पे जो है ना, 4 वाले ब्लॉक पे दो नॉर्मल रिएक्शन है, एक टॉप से एक बॉटम से। बॉटम टॉप से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है, और उसकी वैल्यू 2G है, और जो नीचे से लग रही है वो ग्राउंड से लग रही है, उसकी वैल्यू 6G है। तो जब मैं नीचे वाला सरफेस लूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन को 6G मानूंगा, ऊपर वाला सरफेस लूंगा तो नॉर्मल रिएक्शन को 2G लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये? तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स विल बी, इस केस में इस पे फ्रिक्शन फोर्स होगा μ1 × 2G, इस पे होगा μ1 × 2G, राइट? ओके चलो, और नीचे होगा इतना, ठीक है। अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन जो है, क्योंकि ये आगे भाग रहा था तो इसको पीछे की तरफ लगा, और उसका रिएक्शन होगा इधर को, है ना। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि ये आगे भाग रहा था, ये दोनों दो सरफेस हैं, तो फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन, हमने पहला जो स्लाइड पढ़ी थी उसमें क्या लिखा था? फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन। मैंने कहा था फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो ये पीछे भाग रहा था, सॉरी आगे भाग रहा था एफ के कारण, तो फ्रिक्शन पीछे लग गया। अब ये जब आगे भागेगा तो ये पीछे रह जाएगा 4 वाला, तो फ्रिक्शन बोलेगा तो पीछे क्यों रह रहा है, चल आगे, तो फ्रिक्शन लग जाएगा इधर को, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा इधर को, ठीक है। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये आगे भागेगा, ये ग्राउंड तो रेस्ट पे है, तो नीचे वाला फ्रिक्शन बोलेगा कि आगे क्यों भाग रहा है भाई, तो ये फ्रिक्शन फिर इधर को काम करेगा। तो जो F2 होगा वो पीछे को काम करेगा, F1 जो है आगे को काम करेगा, ठीक है। इस ब्लॉक पे 4 वाले ब्लॉक पे ये आगे काम करेगा, और इधर 4 वाले ब्लॉक पे F1 की ही होगा, लेकिन वो पीछे काम करेगा 2 वाले ब्लॉक पे। डायरेक्शन क्लियर हुई सबको? डायरेक्शन इज क्लियर? डायरेक्शन क्लियर हुई? डायरेक्शन क्लियर? 4 वाले के मोशन, क्या लिखा है? 4 वाले के मोशन के लिए देन नेट फ्रिक्शन लगेगा। हाँ, अगर 4 वाले का जब इक्वेशन लिखेंगे तो नेट फ्रिक्शन लेना पड़ेगा, बिल्कुल, उस पर नेट इक्वेशन लगानी पड़ेगी, है ना। क्लियर हुआ है? ठीक है। तो एक तो इसमें डायरेक्शन वाली बात है कि डायरेक्शन किधर को लगेगी, और नॉर्मल रिएक्शन क्या लोगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, नॉर्मल रिएक्शन कौन सी लेनी है, ठीक है। अगर 3 ब्लॉक होंगे ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो उस केस में भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे लगेगी, है ना। नॉर्मल रिएक्शन सब जगह एक नहीं लगेगी, एक ही ब्लॉक पे नीचे के सरफेस से अलग लगेगी, ऊपर के सरफेस से अलग, तो अकॉर्डिंगली हम लेंगे। दूसरा, डायरेक्शन हमें देखनी पड़ेगी कि ब्लॉक किधर को मूव कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन आएगी। तीसरी बात, वैल्यू, मैग्नीट्यूड, तो मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है μg होगा, ये इतना होगा, ये इतना होगा, लेकिन ये तो वैल्यू मैक्सिमम है ना भाई, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो फ्रिक्शन इतना लग भी सकता है, इतना नहीं भी लग सकता। फ्रिक्शन तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेके μg तक कुछ भी हो सकती है। ये आपका वैल्यू आ रहा है μmg तक कुछ भी आ सकता है।
फ्रिक्शन तो यहां से लेके यहां तक कुछ भी हो सकता है ना। अगर ये साथ में मूव करेंगे, साथ में अगर ये मूव करेंगे दोनों, मान लो दो केस हो सकते हैं, अभी साथ में मूव करें, अलग अलग मूव करें। अगर ये साथ में मूव कर रहे हैं तो फिर क्या है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन आएगा, अगर ये साथ में मूव करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों रेस्ट में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर यहां तक। हाँ, अगर ये अलग अलग मूव कर गए, ये आगे भाग गया, ये पीछे रह गया, ऐसे हो गया केस, तो फिर इनमें काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, उसकी वैल्यू तो म्यू एन होगी। उस केस में हम श्योर है कि वैल्यू म्यू एन होगी, है ना। तो उस केस में हम श्योर है म्यू एन होगी। लेकिन अगर साथ साथ में भागे दोनों, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कैन बी एनीथिंग फ्रॉम, फ्रिक्शन कैन वेरी फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम 0 टू म्यू एन। ये बताओ, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? और यहां पे फ्रिक्शन म्यू एन होगा। ये बात समझ में आई? मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, धीरे धीरे, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये बात भी समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, ओके। चलो अब हम पता कैसे लगाएं कि दोनों साथ में भागेंगे या अलग अलग भागेंगे। पता कैसे लगाएं कि दोनों साथ में चलेंगे या अलग अलग चलेंगे, है ना। तो मैं पहले सिंपल केस ले लेता हूं। मान लो ये 2 किलो का ब्लॉक था और ये 4 kg का ब्लॉक था, और आपने यहाँ पे फोर्स लगाया सपोज 12 न्यूटन का, ठीक है। अगर ये साथ में भागे, साथ में, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 12/6, 2 आएगा। एक्सेलरेशन कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये साथ में भागे, दोनों ब्लॉक साथ में ले लूंगा ना, 6 किलो का मास। अब देखो, जो ऊपर वाले को चला रहा है तो 12 वाला चला रहा है, और फ्रिक्शन उसे अपोज कर रहा है ना। लेकिन नीचे वाले को चला कौन रहा है? नीचे वाले को चला ही फ्रिक्शन रहा है, जिसके टॉप पे फ्रिक्शन लग रहा है, ये तो चला रहा है इसे, है ना। मैं मान लेता हूँ ग्राउंड में भी फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है। तो इसको जो चला रहा है, ये अगर ग्राउंड में होता भी तो अपोज कर रहा होता, लेकिन चल तो इसके कारण ही रहा है, वो चल तो इसके कारण ही रहा है। तो इस पर जो नेट फोर्स होता है वो F1 माइनस F2 होता है उस केस में। इस केस में मान लेता हूँ कि F1 फोर्स है। तो ये 4 वाला जो चल रहा है, ये किसके कारण चल रहा है? F1 के कारण चल रहा है। इतनी बात समझ में आई? अगर ग्राउंड पे फ्रिक्शन 0 है तो इस पे जो फोर्स है वो F1 है। ये बात क्लियर हुई सबको? उसके कारण ये चलेगा, ठीक है, ठीक है। F1 के कारण चलेगा ये। F1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? यहां पे म्यू इंटू 2G। म्यू की वैल्यू कुछ मान लेता हूं मैं, मान लो म्यू की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू मान लेता हूं मैं है 0.15 सपोज। क्लियर है? ठीक है। मान लो म्यू की वैल्यू 0.15 है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा? 0.15 इंटू 2G। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? इंटू 20। तो आ जाएगा 1.5 इंटू 2 यानी 3। मैक्सिमम फ्रिक्शन कैन बी इतना ही आएगा ना, 1.5 इंटू 2 करेंगे तो 3 न्यूटन आएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? 3 न्यूटन मैक्सिमम, ठीक है। और आप क्या कह रहे हो अब? आप कह रहे हो जी ये साथ में चल रहे हैं, इनका एक्सेलरेशन है 2। कितना एक्सेलरेशन है? 2। तो 4 वाले को अगर 2 का एक्सेलरेशन दूंगा तो फोर्स कितना चाहिए? 8। F इक्वल टू एम ए। तो अगर 2 का एक्सेलरेशन दूंगा तो फोर्स तो 8 चाहिए, लेकिन ये 8 तो हो ही नहीं सकता। ये तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3। तो ये दोनों साथ में मूव करेंगे? नहीं करेंगे। ये दोनों साथ में मूव नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इसे मूव साथ में करा ही नहीं सकता, 2 का एक्सेलरेशन दे ही नहीं सकता। तो ये दोनों क्या होगा? अलग अलग मूव करेंगे। ये दोनों अलग अलग मूव करेंगे, तो हम दोनों की इक्वेशन अलग अलग लिखेंगे। तो दोनों की इक्वेशन फिर हम अलग अलग बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, वहां से हमारा आंसर आएगा। ये बात क्लियर हुई? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सर क्या लिखा है? F1 तो अपोजिट डायरेक्शन में है, F1 तो अपोजिट डायरेक्शन में है। अरे इस पे बोल रहा हूँ यार, 4 वाले पे। F1 तो इस पे होगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, 4 वाले की। 4 वाले पे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है ना F1। अगर इस पे इधर को लग रहा होगा तो F1 इस पे फॉरवर्ड तो लगेगा, वही तो चलाएगा इसे, वही तो चलाएगा। ये बात क्लियर हुई सबको? ये बात क्लियर हुई?
ये बात क्लियर हुई सबको? देखो, जैसे मान लो ये एक पेज है और ये एक दूसरा पेज है। अब मैं इस पर फोर्स लगाऊं ऐसे आगे की तरफ को, तो मेरा फोर्स जो है आगे की तरफ को है, इस पे ऊपर वाले पे, है ना, ऊपर वाले पे आगे की तरफ को फोर्स है मेरा, ठीक है। तो ऊपर वाला आगे जाएगा तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर वाले पे पीछे लगेगा, और जब इस पे पीछे लगेगा तो नीचे वाले पे क्या होगा, आगे की तरफ को लगेगा। तो अगर आगे वाला ये मूव कर सकता है आगे की तरफ को, नीचे वाला अगर मूव कर सकता है, मान लो इसके नीचे फ्रिक्शन बहुत कम होता तो नीचे वाला भी आगे मूव कर जाता, है ना। अगर मैं इसको गत्ते को अपने हाथ पे रखने के बजाय किसी चिकनी जगह पे रख दूं, बहुत पॉलिश सरफेस पे रख दूं, तो क्या होगा, ये भी साथ में मूव कर जाएगा आगे, ठीक है। तो इसको मूव कराने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, नीचे वाले गत्ते को मूव कराने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, नीचे वाले को मूव कराने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना इन दोनों के बीच में, ऊपर जो टॉप सरफेस पे लग रहा है, वही रिस्पॉन्सिबल है ना। तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ऊपर वाले पे तो पीछे लग रहा है, लेकिन नीचे वाले पे आगे लग रहा है, तो वो उसे मूव करा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ये क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? ओके, तो ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछता, इस केस में अलग अलग मूव करेगा ना, इस केस में अलग अलग मूव करेगा, तो मैं आपसे ये पूछता अगर कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, ये जो मैंने 12 मान लिया है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ताकि दोनों साथ साथ मूव करें। 12 तो हो नहीं सकती, 12 से कम होगी, तो कितनी वैल्यू हो सकती है ताकि ये दोनों साथ साथ मूव करें, ताकि 4 वाला भी साथ में मूव करे, कितनी वैल्यू हो सकती है? कैन यू कैलकुलेट? कैन यू कैलकुलेट कितनी वैल्यू हो सकती है ताकि साथ में मूव करें? साथ में मूव करें, है ना। तो 4 वाले पे मैक्सिमम फ्रिक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो 3 न्यूटन आ रही है, तो आपका 4 का एक्सेलेरेशन आ सकता है वहां से, कि 4 का मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना हो सकता है। देखो, 4 का जो मैक्सिमम हो सकता है, प्रॉब्लम 4 की है ना, 2 की तो प्रॉब्लम है नहीं, 2 तो भाग ही सकता है, 4 की प्रॉब्लम है। 4 का जो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन आ सकता है वही सिस्टम का हो सकता है मैक्सिमम। देखो कितना आंसर आएगा, जो 4 का एक्सेलेरेशन आएगा मैक्सिमम, दैट कैन बी द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन फॉर द सिस्टम। देखो क्या वैल्यू आ रही है, और फोर्स कितना आएगा फिर उससे। 4 का, 4 पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, तो इसका फ्रिक्शन एक्सेलेरेशन कितना आ सकता है मैक्सिमम, 3/4। तो हमारा सिस्टम का एक्सेलेरेशन भी 3/4 हो सकता है मैक्सिमम, आई होप। तो मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है, देखो, मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है। बाकी लोगों क्या रहा है? क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? जल्दी बताओ, जल्दी।
कितना आ रहा है भाई? मैक्सिमम एक्सेलरेशन मेरा कितना हो सकता है? 4 वाले पे फोर्स मैक्सिमम कितना लग रहा है? 3। तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 3/4। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन 3/4 हो सकता है। 3/4 मेरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है और 6 किलो का मास है। 6 किलो का मास है ना सिस्टम का। तो मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है इस केस में? अगर वो साथ में मूव करेगा, पूरा सिस्टम 3/4 से मूव करेगा, तो फोर्स कितना होगा उस पर? 3/4 × 6 कितना आएगा? 18/4। सॉरी, 3/4 × 6। 3/4 × 6 कितना आएगा? फोर्स, ये फोर्स चाहिए था ना आपको। ये दोनों साथ में मूव करेंगे तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लग रहा था? फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू 3 न्यूटन। तो ये कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा नीचे वाला? 4/3 से। तो पूरा सिस्टम भी 4/3 से करेगा, यानी तो इस पे जो फोर्स होगा वो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो कितना आएगा ये? 8 आएगा मेरे ख्याल से। तो 4.5 कैसे आ रहा है? 4.5, 1.5 कैसे आ रहे हैं आंसर? 4.5 कैसे आ रहा है भाई? म्यू की वैल्यू कितनी ली हमने? 0.15। 0.15 ली थी ना हमने। तो उससे हमारा जो आ रहा था 20, मैंने 3 आ रहा था फ्रिक्शन। 20 × 0.5। तो इस पे फोर्स 8 कर सकता है काम। इस पे जब 8 करेगा तो उस केस में क्या कंडीशन बन रही है यहाँ पे? इस पे 3 यहाँ कर रहा होगा, तो इस पे 3 यहाँ करेगा, है ना। नीचे वाला कितने किलो का है? 4, ऊपर वाला 2। ऐसी कंडीशन बन जाएगी जब 8 लगाओगे आप। तो इसका जो एक्सेलेरेशन आएगा वो कितना आएगा? 8 - 3/2, यानी कि कुछ गड़बड़ आ रहा है। 5/2 क्यों आ रहा है? इसका गलत आ रहा है, कुछ गलत आ रहा है। 4/3 आना चाहिए, 3/4 आना चाहिए, सॉरी। कुछ गड़बड़ आ रहा है। 8 क्या आ रहा है हमारा? 8 हमारा फोर्स आ रहा है। फ्रिक्शन इस केस में कितना आ रहा है? 3। कुछ गड़बड़ है भाई। इसका तो 3/4 आ गया, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन तो 3/4 आ गया नीचे वाले का। ऊपर वाले का क्यों नहीं आ रहा 3/4? ऊपर वाले का एक्सेलरेशन आ रहा है मेरा 8 में से 3 गए 5, 5/2। कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा, 3/4 था, यहाँ पे गलत कर दिया। 6 × 3/4 उल्टा कर दिया। 18/4, यानी कि 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20। हाँ, 4.5, दैट इज करेक्ट। ओके, तो 4.5 आ सकता है यार फोर्स, सॉरी। तो यहाँ 4.5 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। 3/4 सही है। 4.5 - 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा बाय 2। तो 1.5/2 मैंने 3/2, तो ये 3/4। तो इसका एक्सेशन भी 3/4 आ गया, इसका भी 3/4 आ गया। तो ये केस पॉसिबल हो सकता है, ये केस पॉसिबल हो सकता है। ओके, ये समझ में आया सबको? हाँ, थैंक यू विधि, गलती हो गई थी। ये केस समझ में आया सबको? ये केस समझ में आया? अगर मैक्सिमम फोर्स, इतना फोर्स लगाओगे तो दोनों साथ में मूव करेंगे, इससे ज्यादा लगाओगे तो अलग अलग मूव करेंगे, इससे कम लगाओगे तो भी साथ में मूव करेंगे, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू फिर स्टैटिक हो जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, है ना। स्टैटिक हो जाएगा तो साथ में मूव करेंगे, निकाल लेंगे वैल्यू, एक्सेलरेशन से आ जाएगी वैल्यू। इससे ज्यादा लगाओगे तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो। थ्योरी कल देख लेंगे, थ्योरी तो मैंने बता दिया आपको। थ्योरी कल देख लेंगे, कितना सारा जो लिखा है ना, ऐसे ऐसे कल पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन लिख लो यार होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन लिख लो फटाफट से, क्लिक कर लो। 5 4 3 2 1। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, इसके आंसर भी आगे लिखे होंगे, आंसर क्या आएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन, जल्दी। 5 4 3 2 1।
डन। कितने क्वेश्चन है इसमें? ओके, चलो 2 और लिख लो होमवर्क के लिए। ये हो गया, ये भी लिख लो, ये तो इजी है। 5 4 3 2 1, ये भी लिख लो। 5 4 3 2 1, नेक्स्ट। ये भी कर लो, लिख लो, चलो सारे लिख लो, 5-7 क्वेश्चन है, लिख लो। 5 4 3 2, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट। ये भी लिख लो। 5 4 3 2 1, नेक्स्ट। ओहो, अभी बहुत क्वेश्चन है इसमें, 3 क्वेश्चन और हैं, 3 ये भी लिख लो। चलो यार लिख लो, तुम थको मत, लिखो ये भी। 5 4 3 2 1, सेकेंड लास्ट। 5 4 3 2 1, डन। हाँ कर लो, तुम्हारा वैसे भी क्लास जो है इसे कर लेना, कल ही डिस्कस कर लेंगे, है ना? कल डाउट सेशन है ना हमारा, तो कर लेना यार, सारे क्वेश्चन कल ही डिस्कस कर लेते हैं अगर पॉसिबल है तो। अदरवाइज जो नेक्स्ट क्लास होगी फिर उसमें करेंगे, तो जो कल कर लेगा कल कर लेंगे डिस्कस, है ना? 5 4 3, या ग्रुप में भी कर सकते हो, 2 1 0, है ना? तो ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन, तो वी कैन डिस्कस इन द ग्रुप ऑल्सो, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है इंस्टाग्राम का, उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। किसी को डाउट अगर इसमें आएगा, ट्राई टू फिनिश ऑल दिस क्वेश्चंस सो दैट मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो मेरा काम विल बी आसान थोड़ा हो जाएगा। कर लेना हर्षित, अभी क्लास आपकी अब नेक्स्ट थोड़ा लेट होगी ना, अब तो जाके बुधवार को होगी मेरे को लगता है क्लास। तो कल हमारी डाउट क्लास है, फिर आपका टेस्ट होगा, फिर एक दिन की शायद क्लास होगी या नहीं होगी, ट्यूसडे को मेरी मतलब, फिर वेडनेसडे को होगी। तो वेट कर लो यार, ट्यूसडे को क्लास होगी मान लो, तब भी 2 दिन का गैप है, ठीक है? तो कर लो इसे, कर लो, ठीक है? चलो, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को स्टॉप करते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, है ना? कंसेप्चुअली अच्छे क्वेश्चन है। शुरू का एक क्वेश्चन जो पहला था वो एससी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना सब लोग। अब बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करना, ये आपके कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन है, नीट वगैरह के। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑल। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय ऑल, बाय ऑल।